दिलाते हूँ आराम से, बस आपको डराते रहेंगे, नंबर दिलाते। चलिए, लैटिस एंथैल्पी पे हम लोग बात कर रहे थे। लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर्स देख रहे थे ना, कि लैटिस एंथैल्पी आपकी चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, लैटिस एंथैल्पी आपका रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। रेडियस अगर छोटी है तो क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी। और रेडियस अगर बड़ी है तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। तो और किस चीज से लैटिस एंथैल्पी का रिलेशन है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, क्या पूछा गया उसके बेसिस पर। जैसे अगर हम बोल रहे हैं लैटिस एंथैल्पी हाई है, तो इसका मतलब जो आपका क्रिस्टल या जो लैटिस है वो स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग लैटिस का मतलब होता है कि अगर उसको मेल्ट करना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। बोल सकते हैं ना, जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसमें दे रखा है एक एग्जाम्पल में NaF एंड BeO, NaF एंड BeO, NaF एंड BeO, इसमें लैटिस एंथैल्पी को कंपेयर करना है आपको। कोशिश कीजिए एक बार दोनों फैक्टर को लगाते हुए। क्या NaF एंड BeO, BeO का ज्यादा होगा, क्यों? इसमें चार्ज कितना आ रहा है, Na प्लस और F माइनस से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, B+2 और O-2 से, इससे बना हुआ है। तो चार्ज के फैक्टर से अगर देखें तो चार्ज तो इसमें ही ज्यादा आ रहा है, BeO वाले में ही चार्ज ज्यादा आ रहा है। तो चार्ज फैक्टर कहाँ पे डोमिनेटिंग है, BeO, है ना। अगर हम डिस्टेंस फैक्टर को देखें, डिस्टेंस फैक्टर को देखो, तो डिस्टेंस फैक्टर में अगर देखोगे तो सोडियम किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जबकि बेरिलियम किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो रेडियस किसके ज्यादा होने के चांसेस हैं, रेडियस किसके ज्यादा होने के चांसेस हैं, सोडियम के रेडियस ज्यादा होने के चांसेस हैं। दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर F और इसको कंपेयर करें तो F माइनस और O-2 ये दोनों जो है सेकेंड पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड में अगल बगल के हैं बिल्कुल। तो जब पीरियड एक होता है तो रेडियस लगभग सेम सी होती है, सेम नहीं होगी, क्या होगी, अप्रॉक्स सेम सी होगी अगर पीरियड एक है। तो इसमें तो कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है, दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। लेकिन इसमें क्या है, सोडियम आपका थर्ड पीरियड का है और बेरिलियम किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का। तो इसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। रेडियस से कैसे प्रोपोर्शनल है ये, लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली, और चार्ज से कैसे है, डायरेक्टली। तो दोनों से आंसर क्या आ गया, दोनों से आंसर क्या आया,
चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों से आंसर क्या बनेगा अपना, आंसर बनेगा BEO, दोनों फैक्टर से सेम आ रहा है BEO। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट बोलूं तो, हाँ बोलो। चार्ज फैक्टर का मतलब है जैसे इसमें चार्ज देखो तो प्लस के है, +1 के है, -1 के, इसमें चार्ज +2 का हो गया ना, तो चार्ज जिसमें ज्यादा होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट बोलूं तो मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, BEO का। तो BEO का हाई LE भी हो गया और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया, दोनों चीजें क्या हो गई, पॉइंट क्लियर है। अगला एग्जांपल ले, नोट कर लिया सबने, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लिखिए। BEO MGO SRO NAF, BEO MGO SRO NAF, ये है। इनको मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाना है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दी हुई है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब है कि Na और F के बीच में कितना डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, Mg और O के जो बॉन्ड लेंथ होती है वो दे रखी है, तो वो डेटा नोट कर लेते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या क्या दी है, NaF की दी है 2.31, NaF के लिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दी हुई है, NaF के लिए दी हुई है 2.31, BeO के लिए दी हुई है 1.65, MgO के लिए दी हुई है 2.106, SRO के लिए दी हुई है 2.58। अब की बार डिस्टेंस भी दे दिया अगले क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमने बोला NaF का दिया हुआ है, तो Na एटम और F एटम जो बॉन्ड से जुड़े हुए इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है। NaF के लिए जैसे ये 2.31 ये डिस्टेंस रेडियस से ही रिलेटेड होगा, रेडियस दोनों की रेडियस मिला के, कोवेलेंट रेडियस मिला के बनेगा। तो देख लीजिए चार्ज फैक्टर से क्या आंसर आ रहा है, और चार्ज पहले देखिए सब में कितना आ रहा है, BEO का सबसे ज्यादा, चार्ज इक्वल है, BEO टूटेगा, B +2 से बना हुआ है, O -2 से बना हुआ है, MgO बना हुआ है Mg +2 से, O -2 से, SRO भी ऐसे ही बना हुआ है, Sr +2 से, O -2 से, सेम से बना। चार्ज केवल कम है NaF में,
चार्ज तो केवल कम है इसमें, है ना। अब चार्ज अगर सेम हो गए तो अब क्या देखना पड़ेगा अपने को, डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे। चार्ज अगर सेम हो गए तो किससे कंपेयर करना पड़ेगा, डिस्टेंस से। NaF का तो सबसे कम होगा, है ना। चार्ज फैक्टर जो होता है उसमें डोमिनेट करता है, लैटिस एंथैल्पी में चार्ज फैक्टर जो है वो क्या है, डोमिनेट करता है। तो NaF तो पॉजिटिव +1 -1 है, इसलिए NaF को तो सबसे लास्ट में लेना पड़ेगा लैटिस एंथैल्पी। अब बाकी में देखो, जिसमें डिस्टेंस छोटा होगा उसमें क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस सबसे छोटा किसमें दिखाई दे रहा है, BeO में दिख रहा है, तो इसमें लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे MgO, फिर SRO, और सबसे कम किसमें बनेगी, NaF। अरे डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, NaF तो चार्ज की वजह से कम हो गया। देखो ध्यान से, लैटिस एंथैल्पी देखते वक्त सबसे पहले चार्ज देखना है। क्या देखना है आपको, चार्ज ऑब्जर्व करना है। चार्ज अगर चार्ज से डिफरेंशिएट कर पाते हो, किसी का कम किसी का ज्यादा, तो जिसका चार्ज कम है उसकी लैटिस एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि चार्ज का फैक्टर डिस्टेंस के फैक्टर से बहुत बड़ा होता है ना। तो चार्ज का फैक्टर बड़ा है, इसलिए चार्ज से पहले देखेंगे। अगर चार्ज सबके सेम आ रहे हैं तब डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे। तो NaF को सबसे छोटा हमने सबसे पहले ही डिक्लेयर कर दिया जब देखा इसमें चार्ज क्या आ रहा है, कम आ रहा है, +1 -1 का आ रहा है, तो सबसे कम तो होगी NaF की, लीस्ट होगी। उसके बाद हमने देखा इन सब में चार्ज सेम थे, तो जिसमें चार्ज सेम है उसमें डिस्टेंस देखेंगे, और लैटिस एंथैल्पी क्योंकि डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी डिस्टेंस सबसे कम उसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से आंसर अपना क्या आ गया, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में अपना आंसर बन गया। यही सेम ऑर्डर लैटिस एंथैल्पी का भी होगा और यही सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का भी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नोट कर लीजिए। पहले आपको क्या देखना है इसमें, चार्ज। नोट कर लिया। TIC BaO और CaO, TIC BaO और CaO हार्डनेस के ऑर्डर में लगाना है, कौन सबसे ज्यादा हार्ड होगा, फिर उससे कम, फिर उससे हार्डनेस, मतलब वही सेम बात हो गई, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई, जो ज्यादा हार्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। मतलब क्वेश्चन लैटिस एंथैल्पी पूछे, मेल्टिंग पॉइंट पूछे, हार्डनेस पूछे, इसी तरीके से सोचना है। अब TIC जो होता है ना, ये बना होता है, मैं तोड़ देती हूँ, +4 और -4 इससे बना होता है। BaO जो होता है वो बना होता है +2 और -2 से। हाँ, Ti +2 बनाता है, पर यहाँ नहीं बनाएगा, कार्बन के साथ। CaO ये बनाता है। तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन होगा, Ti वाला हो जाएगा, चार्ज तो सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद अब ये किस, कैल्शियम और ये दोनों तो कॉमन फैक्टर हो गए, सेम हो गए, तो इसको देखना नहीं है। इन दोनों में अगर देखो तो आपका बेटा मांगे कार स्कूटर, तो बेरियम की रेडियस ज्यादा होगी कैल्शियम के कंपैरिजन में, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी R इसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा।
जिसका आर ज्यादा होगा उसका लैटिस एंथैल्पी कम, आर ज्यादा तो लैटिस एंथैल्पी कम, अपोजिट चल रहा है ना, तो बेरियम की लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। चार्ज तो सेम ही है तो चार्ज से कंपेयर कर नहीं सकते, तो रेडियस से करना पड़ेगा। तो TiC की हार्डनेस सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद CaO की, फिर उसके बाद ये हार्डनेस का ऑर्डर भी हो गया और लैटिस मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कर लेंगे, इजी है। पहले चार्ज देखना है, आफ्टर दैट अगर चार्ज आपका नहीं, चार्ज से बात बन रही है तो आपको देखना है डिस्टेंस। अब हम लोग आज एक नया रूल करते हैं, लिख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, उल्टा बोल दिया था मैंने। डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, क्या मतलब है इसका? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक रूल है पजन्स रूल। कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा किस बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में, है ना। पहले ध्यान से समझो, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ध्यान से समझ लो, बोर्ड पे जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है वो समझ लो। उसके बाद फजान्स रूल, FAZAN, इन्होंने एक्सप्लेन किया था इसको, पहले समझ लो क्या बात है। जैसे हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, A+ और B- के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और ये साथ में एसोसिएट हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अगर A और B के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, शेयरिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इधर बीच में आ जाते हैं, शेयरिंग हो जाती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं कि कोई बॉन्ड आयनिक है और उसमें कोवेलेंट टाइप के कैरेक्टर अगर डेवलप हो जाए तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पदार्थ से। कैसे डेवलप होगा उसकी बात करते हैं कि बॉन्ड कैसा है, आयनिक, उसमें कैसा कैरेक्टर आएगा, कोवेलेंट। किस तरीके से, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये पॉजिटिव वाला आयन है, ठीक, और ये नेगेटिव आयन है B-। नेगेटिव आयन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, नेगेटिव आयन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या होता है, ये जो पॉजिटिव वाला आयन है अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लेता है, इस तरीके से इसको पुल कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड is shifted towards cation। नेगेटिव वाला जो एनायन है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव चार्ज की वजह से शिफ्ट हो गया इसकी तरफ थोड़ा सा, ठीक है।
शिफ्ट होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में मैं क्या बोलती हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे होता है, बीच में होता है, शेयरिंग होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर थोड़ा बीच में आएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड तो आयनिक है लेकिन उसमें कैसा कैरेक्टर डेवलप हो गया, कोवेलेंट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड तो आयनिक है लेकिन उसमें कैसा कैरेक्टर डेवलप हो गया, कोवेलेंट। ये जो कैटायन है, ये जो कैटायन है, इसकी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में खींचने या पुल करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इसके चार्ज को इधर खींच लिया, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और माइनस वाला जो आयन है जो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर जाने दे रहा है, इस टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो कैटायन की वो टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रही है नेगेटिव आयन के, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। खींचने की पावर है ना, या खींचने का प्रोसेस। और इसको बोलते हैं हम लोग, जो पोलराइज हो रहा है उसकी टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। इस पोलराइजेशन के प्रोसेस से होता क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो पूरे तरीके से आयनिक नहीं रह जाता है, उसमें थोड़े से कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। क्योंकि पहले चार्ज दूर दूर थे, अभी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बीच में आ गया, जिसकी वजह से उसमें थोड़े से कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गए। ठीक। और केमिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल में 100% आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर का मतलब वो बॉन्ड 100% आयनिक है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के कोई भी लक्षण नहीं है, है ना, ऐसा नहीं होता है। और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होता है और आयनिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। आयनिक बॉन्ड में जो ये कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ है पोलराइजेशन की वजह से, इसको डिफेंड किया था, इसको डिफाइन भी किया था, बताया था किसने, फेज़न्स ने। इसलिए इनके रूल को हम लोग बोलते हैं फेज़न्स। इसके आगे पढ़ेंगे वो रूल। अभी हमने मोटी मोटी बात क्या समझी कि पॉजिटिव वाला आयन नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से उस बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इतनी बात समझनी है अपनी, ठीक है। अब नोट करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे A+ और B- का। इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, ये लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स कैटायन। देखो, पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ तो खाली स्पेस होगा। माइनस का मतलब होता है कि यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये खींचे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वही तो खींचेंगे। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी का मतलब वहाँ खाली जगह है। ये वैसे ही है जैसे कि मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, है ना, और सड़क पे कहीं एक जगह होल हो जाए गलती से, तो सारा पानी कहाँ कहाँ चला जाता है, उस होल में ही जाता है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम होल ट्रीट कर सकते हैं, वहां पे चार्ज की कमी है। पॉजिटिव का मतलब चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेगेटिव का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाँ, अभी लिखवा रहे हैं। इसके बाद है पोलराइजिंग पावर, लिख लेते हैं। पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड
towards itself, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन भी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन towards itself is called polarizing power. Power of cation to polarize electron cloud of anion towards itself is called polarizing power. लिख लिया पोलराइजिंग पावर. Polarizability. Tendency of anion to tendency of anion to get distorted by cation due to electron cloud shifting is called polarizability. माइनस वाले की वो टेंडेंसी, एनायन की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव आयन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसकी ये टेंडेंसी क्या कहलाती है एनायन की? पोलराइजेबिलिटी. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है. डिस्टॉर्टेड का मतलब जो इस तरीके से सर्कुलर था, सर्कुलर वे में था, वो थोड़ा इस तरफ आ गया ना, तो उसका शेप चेंज हो गया, इस तरीके का शेप बनाया ना, तो गेट डिस्टॉर्टेड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड polarization, and due to this covalent character develop in ionic bond. जिसकी वजह से कैसा कैरेक्टर डेवलप हुआ? कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ किस बॉन्ड में? आयनिक. नोट हो गया? एक पॉइंट और लिखेंगे. नो बॉन्ड कैन बी 100% आयनिक और नो बॉन्ड कैन बी 100% कोवलेंट. कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं होता है जो 100% आयनिक कैरेक्टर शो करता हो, और कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं होता है जो 100% कोवेलेंट. मतलब कोवेलेंट में थोड़ा आयनिक कैरेक्टर, आयनिक में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होते ही हैं. ठीक है? तो फिर आप बोलोगे फिर किसी बॉन्ड को आप आयनिक क्यों बोल देते हो, किसी को कोवेलेंट क्यों बोल देते हो? जैसे मान लो मैंने बोला कि किसी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है
70% और कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसको कैरेक्टर बोलते हैं अपन 30%। तो जो चीज कम होगी, जो चीज ज्यादा होगी, उसकी बेसिस पे बॉन्ड को बोल देते हैं। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे? जो कैरेक्टर ज्यादा होगा उसको हम उसी बेसिस पे क्या बोल देंगे? उसी तरीके का बॉन्ड। जैसे मान लो इसका मैं रिवर्स कर दूं, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर किसी बॉन्ड में 80% है और आयनिक कैरेक्टर 20% कर दूं, टोटल 100 रहता है किसी भी बॉन्ड का, तो जो कैरेक्टर ज्यादा है उसी के हिसाब से बॉन्ड को बोल देते हैं कि नेचर उसका ओवरऑल में कैसा होगा? कोवेलेंट इसका हो जाएगा। डिक्लेयर हम इस तरीके से करते हैं किसी बॉन्ड को कोवेलेंट या आयनिक, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट हो या 100% आयनिक हो। आयनिक बॉन्ड में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा आयनिक कैरेक्टर होता है। क्लियर है बात? अब रूल पढ़ लेते हैं, क्या रूल दिया था इन्होंने, कैसे हम लोग देखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर। रूल, कोई दिक्कत है किसी को? अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीजें चल रही हैं। 2.30, हाँ उसी के लिए, इससे ये सिंपल डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, फैजान्स रूल से क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या है वो बता रहे हैं आप। अब रूल क्या है देखो, रूल क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर किस कंपाउंड में ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, किसमें कम डेवलप होगा, किसमें ज्यादा डेवलप होगा, उस कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फैजान ने रूल दिया था। क्या रूल था कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे लैटिस एंथैल्पी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ना, वैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर भी चार्ज के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर चार्ज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा। उसका रीजन भी समझ में आ रहा है, अगर आपका चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो नेगेटिव वाले को ज्यादा तेजी से खींच पाएगा, है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। दूसरा, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर चार्ज ज्यादा है, दो केसेस आपको दिए हैं, उसमें एक में चार्ज ज्यादा है, एक में कम है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा डेवलप होगा जिसमें चार्ज ज्यादा है ना। दोनों साइड पॉजिटिव का चार्ज देखेंगे, नेगेटिव के देखेंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर रेडियस ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R प्लस है रेडियस ऑफ कैटायन, यानी कि पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से पुल करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर रेडियस ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एनायन जितना बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कैटायन की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनायन की रेडियस के, यानी कि अच्छे कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए? चार्ज ज्यादा हो जाए,
अगर रेडियस की बात करें तो कैटायन कैसा हो, छोटा हो, एनायन कैसा हो, बड़ा हो। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा डेवलप होगा। एग्जाम्पल ले ले, यहाँ पे स्टार बना के एक पॉइंट लिखेगा, चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग। मान लो किसी क्वेश्चन में चार्ज से आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला कंपाउंड और रेडियस से आंसर आ रहा है सेकंड वाला कंपाउंड, तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे, जो आंसर चार्ज वाले से आएगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि चार्ज से कंपेयर करोगे तो भी सेम आएगा और रेडियस से कंपेयर करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। लेकिन अगर कहीं पे डिफर कर रहा है तो रेडियस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं होता है। डोमिनेटिंग कौन सा फैक्टर है, चार्ज फैक्टर। फिर चार्ज से जो आंसर आएगा वो देखिए। रीजन ये कि चार्ज जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो ज्यादा डेवलप होगा। एग्जाम्पल ले लें इसके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। पूछते हैं आपसे ऑर्डर निकालने को, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। LiCl, KCl, NaCl, RbCl, CaCl। आपको अरेंज करना है कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना होता है, अपने को कंपाउंड को तोड़ना होता है। तोड़ के देख लेते हैं। देखो Cl वाला फैक्टर सब में कॉमन है, Cl का तो फैक्टर सब में सेम है, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या करना होता है, अपने को भूल जाना होता है। तो Cl पे तो ध्यान नहीं देना है, सब में Cl है। किस पे ध्यान देना है, चार्ज पे और पॉजिटिव वाले की रेडियस। चार्ज की अगर बात करोगे तो सब में जो चार्ज होगा +1 का ही होगा। चार्ज क्या है सब में, पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं, हेलिना की रब से फरियाद वाले हैं, तो सब में चार्ज कैसा है, +1 है, तो चार्ज तो सेम हो गया। अब क्या देखूं मैं, रेडियस देख लेती हूँ। तो रेडियस ऑफ कैटायन अगर मैं देखूं तो नीचे जाते हैं तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। तो रेडियस Li प्लस की जो होगी वो सबसे कम होगी, रेडियस K प्लस की उससे ज्यादा, रेडियस Na प्लस की K प्लस की इसके बाद आएगी ना, Na के बाद। रेडियस का ऑर्डर जो दिखाई दे रहा है वो यही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। जिसकी रेडियस सबसे छोटी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। पॉजिटिव आयन को देख रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर CC, कोवेलेंट कैरेक्टर को शॉर्ट में अगर लिख दूं CC, तो CC का क्या ऑर्डर आ जाएगा, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CaCl। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब आपसे बोल दिया अगर क्वेश्चन में कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आपने ये ऑर्डर लिख दिया। अगर यही मैं पूछ लूं आयनिक कैरेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, अपोजिट। कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर क्या चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया होता आयनिक कैरेक्टर, तो क्या कर देते, अपोजिट कर देते, LiCl का सबसे कम। निकाल लेंगे इस तरीके से। पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किस में होगा,
पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? LiCl में। भाई वहीं पे तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब पोलराइजेशन पूछेंगे तो भी वही आंसर है, कोवेलेंट कैरेक्टर पूछेंगे तो भी वही। नहीं नोट हुआ? अब ध्यान से देखो, अगर पूछ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको मैंने सिखाया, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल होने का मतलब उनकी लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा। यानी कि जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैं बोलूं अगर कि आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या हो जाएंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपने निकाल लिया तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी निकाल देंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर, हाँ हाँ ये सब फजन स्कूल में ही बताया। मेनली तो फजांस ने पोलराइजेशन के बारे में बताया कैसे होता है। हाँ परमजोत बोलो। एक्सेप्शन इन जनरली तो नहीं है, कोई मिलता है तो बता दो। चलो लिख लो, NaF NaCl NaBr, जल्दी से बताओ। NaF NaCl NaBr NaI, NaF NaCl NaBr NaI। जो कॉमन फैक्टर है उसको भूल जाना है। कॉमन क्या है? Na को भूल जाए। चार्ज सब में क्या है? सेम होगा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस, चार्ज भी सेम है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर? रेडियस के ऊपर। रेडियस ऑफ एनायन के ऊपर डिपेंड करेगा। रेडियस ऑफ एनायन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस किसकी ज्यादा होनी चाहिए? I माइनस की। तो रेडियस किसकी ज्यादा है? रेडियस का अगर ऑर्डर लिखें तो F माइनस सबसे छोटा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी यही हो जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसका? अपोजिट। कोवेलेंट निकाल लिया तो आयनिक भी पता चल जाएगा। हो गया। NaF Na2O Na3N, NaF Na2O Na3N, कोवेलेंट कैरेक्टर बताना। पर एटम, हाँ सोडियम से देखो ही मत ना, सोडियम इज कॉमन फैक्टर, हटा दो। सोडियम तो कॉमन फैक्टर है।
क्या आ रहा है? नाइट्रोजन वाले का सबसे ज्यादा। कैसे कैसे आयंस में टूटेगा? सोडियम को हटा दे, सोडियम कॉमन फैक्टर है, इसको तो भूल जाओ। यहाँ बनेगा F माइनस, यहाँ बनेगा O माइनस 2, यहाँ बनेगा N माइनस 3। चार्ज इस हिसाब से आएंगे। ये तीनों कैसी स्पीसीज हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ना सब। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा। तो रेडियस का ऑर्डर क्या बनेगा? F माइनस का सबसे कम, O माइनस 2 का। अब रेडियस जिसकी ज्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? उसी में ज्यादा हो जाएगा। बाकी सब लिख ही लेंगे। आयनिक कैरेक्टर लिखना हो तो अपोजिट कर दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखना हो तो अपोजिट कर दीजिए। हो गया? स्टार बना के पॉइंट लिखो। आयनिक कैरेक्टर is directly proportional to melting point, boiling point, is directly proportional to solubility in polar solvent, solubility in polar solvent, is directly proportional to conductivity। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा कंडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर Cc, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility in non-polar solvent। लाइक डिसॉल्व लाइक बता चुके हैं आपको। solubility in non-polar solvent। और कुछ रह गया? हो गया? एक एग्जाम्पल और करते हैं अच्छा सा। CuCl एंड NaCl, दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। CuCl एंड NaCl, इसमें बताना है आपको कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा डेवलप होगा किसमें कम। CuCl एंड NaCl। हाँ जो भी बता दो।
NaCl का ज्यादा होगा क्या कोवेलेंट कैरेक्टर? क्यों? कैसे देखा आपने? क्या लॉजिक लगाया? Cu प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, कॉमन फैक्टर को हटा दिया है ना। Cu प्लस का क्या बोला आपने? क्या बोला? एक नीचे आ गया पीरियड, किस पीरियड का एलिमेंट है Cu प्लस? पीरियड नंबर बोलो, फोर्थ का पक्का। और ये किस पीरियड का है? तो रेडियस बड़ी होगी इसलिए बोल रहा हूं, रेडियस बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा? रेडियस बड़ी होगी तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। NaCl का NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कह रहे हो और CuCl का कम कह रहे हो। ये थोड़ा सा एक अलग केस है ना, इसको एकदम ध्यान रखेंगे, ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन ही कह सकते हैं। इसमें अपोजिट देखने को मिलता है अपने को, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें CuCl का ज्यादा है और NaCl का CuCl का ज्यादा है, NaCl का कम है। क्या रीजन है देखो ध्यान से। कॉपर जब +1 बनाता है और सोडियम जब +1 बनाता है, सोडियम +1 बनाएगा तो देखिए क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बनेगा ये, ठीक है। कॉपर +1 की अगर बात करो तो कॉपर +1 क्या बनाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होता है इसमें, 4s1 हट जाएगा 3d10, ठीक है। अगर इसमें देखो आप आउटर शेल में तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे तो ये तो इनर्ट गैस बन गया, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन को जब आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इस कॉन्फ़िगरेशन, ये इससे स्टेबिलिटी मिलती है और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं PNGC। क्या बोलते हैं इसको, PNGC। PNGC का क्या मतलब है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों बोला इसको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, देखो इनर्ट गैस में आउटर शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। इनर्ट गैस में आउटर शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। अगर थर्ड शेल की बात करो तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो थर्ड शेल में, 18। थर्ड शेल इसका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये इनर्ट गैस तो है नहीं Cu+, ये तो फर्स्ट किस में आता है, फर्स्ट बी में आता है शायद, है ना, फर्स्ट बी में आता है ना, है तो इनर्ट गैस नहीं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इसका आउटर शेल का कैसा दिख रहा है, कंप्लीट फिल्ड दिख रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दिया हमने, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, PNGC। जहां पे भी इस तरीके का PNGC कॉन्फ़िगरेशन मिलता है ना, उसका जो पॉजिटिव आयन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है इसमें, जिसकी वजह से ये बहुत हाई पोलराइजेशन करता है। पोलराइजेशन क्या कर लेगा, ये बहुत ज्यादा पोलराइजेशन नेगेटिव वाले को बहुत तेज खींचेगा, बहुत ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा। अब आप बोलोगे कि पोलराइजेशन इसने ज्यादा कैसे करा,
है ना। कैसे ज्यादा करा, क्योंकि Na+ और Cu+ को अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन में कितने का डिफरेंस है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 18 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। यानी कि प्रोटॉन में कितने का डिफरेंस होगा, 18 प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। एक तो बाहर से स्टेबिलिटी मिल गई, ऊपर से प्रोटॉन में कितने का डिफरेंस आ गया, 18 प्रोटॉन। तो इसकी पावर जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की बहुत ज्यादा हो जाती है। केवल ये किस कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा अपने को, पीएनजीसी में ही देखने को मिला है। तो पीएनजीसी कॉन्फ़िगरेशन अगर कहीं बन रहा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हाई हो जाएगा, जहां पे नॉन पीएनजीसी कॉन्फ़िगरेशन है। तो उस केस में ही क्या होगा, चीजें अपोजिट होंगी। CuCl का ज्यादा और NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर कम। ये एक्सेप्शन की तरह अलग से याद रखेंगे, उठा के पूछ लेते हैं इसी को। फोर्थ में भी वैलिड हो जाएंगे। बोलो, नोट कर लीजिए। कर लिया सबने, कुछ काम है? Cl से तो मतलब ही नहीं है, Cl तो कॉमन फैक्टर है। चलो आयनिक कैरेक्टर निकालना भी सीख लिया जाए, है ना। उन्नति क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर आपको उसमें बोला था ना, पीरियोडिक में जाके इसमें सिखाएंगे आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर फॉर्मूला लिख लो भाई, कहीं निकालना उखालना पड़ जाए, वैसे पढ़ता नहीं है, आता नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट है, आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेशन क्यों नहीं है तभी तो बता रही हूँ भाई। एक चैप्टर में 25 टॉपिक है, 30 टॉपिक है, तो सब कुछ तो नहीं पूछ सकते ना हर साल। कभी कुछ उठा के पूछ लेते, कभी कुछ। तो आना तो आपको सब कुछ ही चाहिए ना, नहीं तो करेंगे कैसे। कौन सा, ये मैंने आपको बताया नहीं था इसका, इसका पहले मैंने आपको वो नहीं किया था, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रीफिंग। ब्रीफ किया होगा तो बताया होगा ना कि अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, ऐसा बोला तो था। अरे तुम लोग पेजेस में क्यों परेशान रहते हो, तारुष, तारुष पेज मत गिना करो। पेजेस में कुछ थोड़ी होता है, पेजेस से क्या होता है। क्या बोल रहे हैं, चलो लिख लो LiCl। अरे लिख लो भाई LiCl, जरा एक क्वेश्चन लिख लो, तुम बातें ज्यादा करने लगे। LiCl BeCl2 लिखवा रही हूँ, LiCl BeCl2 BCl3 CCl4, LiCl BeCl2 BCl3 CCl4। प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा इनके। LiCl BeCl2 BCl3 CCl4, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। मैं फॉर्मूला देख रही थी तब तक तुम लोग इतनी बातें करने लगे।
अब थोड़ी भी बातें करोगे मैं 10 सवाल दे दूंगी मेरे पास, यहाँ लाइन से लिखेंगे। जल्दी बताओ आंसर। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या पढ़ाया है अभी? बताना क्या है, तुम्हारी मर्जी है। कार्बन वाले का ज्यादा होगा, क्यों? क्यों? चार्ज की वजह से ज्यादा है। उल्टा कर दूं? हाँ सही है। आपका नाम मुझे अभी तक याद नहीं हुआ। बोलेगा नाम में क्या रखा है मैं। अच्छे सवाल मिल गए तो करवा देते, उसको क्या है। GeCl2 GeCl4 GE जर्मेनियम। क्या कार्बन वाले का ज्यादा है ना, चार्ज ज्यादा है ना। GeCl2 जर्मेनियम, GeCl4 किसका ज्यादा होगा? क्यों? चार्ज ज्यादा होगा। इजी है, तुम लोग कर ले रहे हो। HF H2O NH3 CH4 HF H2O NH3 CH4 HF H2O NH3 CH4 ऑर्डर बता दो। जिस ऑर्डर में लिखा है उसी में इंक्रीज करना, अपोजिट। क्यों? कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा क्यों है? चार्ज की वजह से। और कोई फैक्टर नहीं देख रहे हो आप? चार्ज डोमिनेटिंग है। यही चार्ज आएगा क्या इस पे? सी पे कितना आएगा? यही आएगा पक्का। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन की? जल्दी बोलो। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या हाइड्रोजन की? पक्का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी से बता दो। कार्बन की पक्का। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुम मैं 2 बार पूछ लूं तो तुम कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? तुम लोग फॉर्मूला लिख लो, कभी काम नहीं आएगा लेकिन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, लिख लो, कभी काम नहीं आएगा पर लिख लो। आयनिक कैरेक्टर अगर परसेंटेज वाइज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 16 x से माइनस एक्स बी प्लस 3.5, ये लिखवा तो नहीं चुके हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैटायन मान लो, ये ना किसकी ज्यादा होगी? कैटायन एनायन क्या मानो, जिसकी ज्यादा होगी उसी में से माइनस करेंगे।
अब निकाल के बताएंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, पक्का? नहीं निकालेंगे, कभी पूछा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है तो निकालना। एक एक की वो लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर एक एक का निकालेंगे बैठ के, मतलब नहीं। बस आपने सीख लिया आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चलो नया टॉपिक स्टार्ट कर देते, बोलो, बोल दो, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल जानते हैं क्या होता है? डाइपोल कौन बता रहा है? कोई बता रहा है, बोलो। कोई नहीं बोल रहा। डाइपोल का क्या मतलब है? दो पोल्स हो गए, है ना? वो बोल रहा है साउथ, नॉर्थ साउथ। डाइपोल, यहाँ पे डाइपोल बात कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव की। कोई भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस अगर एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मतलब अगर एक पे चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरे पे चार्ज कैसा होना चाहिए? माइनस क्यू। और वो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो क्या बात है, फिर आप बोलोगे ये तो फिजिक्स चलने लगी। फिजिक्स नहीं है, यहाँ पे अपने को डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली कंपेयर करना है। तो पहले लिख लो डाइपोल क्या होता है। स्मॉल चार्जेस, स्मॉल चार्जेस क्यों लिख दिया? टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated by a small distance, separated by a small distance called dipole। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलोगे इसको? डायग्राम बना लो ऐसे, प्लस क्यू माइनस क्यू कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं? आर। स्मॉल डिस्टेंस आर से सेपरेटेड है तो इसको क्या बोलोगे आप? डाइपोल। तुम्हारा यही ध्यान रहता है ना कि मैम को कैसे गलत प्रूफ किया। विश्वेंद्र तब से परेशान है। अच्छी बात है, वेरी गुड, नाइस, अच्छी बात है, इससे क्लास में कुछ गलत नहीं हो पाता। हंसने की बात नहीं है, अच्छी बात वो बोल रहे थे। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस हैं, स्मॉल डिस्टेंस आर से सेपरेटेड है तो इसको क्या बोलोगे? डाइपोल। अब डाइपोल से अपना कोई लेना देना नहीं है, डाइपोल मोमेंट से लेना देना है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है समझ लेते हैं। डाइपोल मोमेंट जो होता है डीएम, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे पता था वेक्टर बोलते ही तो, वेक्टर क्वांटिटी है ना। और इसकी डायरेक्शन प्लस क्यू टू माइनस क्यू लेते हैं। डायरेक्शन क्या लेते हैं? प्लस क्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, हमको हमारे टीचर ने यही बताया था कि इसमें प्लस क्यू टू माइनस क्यू लेते हैं। आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे शायद अपोजिट डायरेक्शन लेते, फिजिक्स में 12th कुछ तो है।
हम तो प्लस क्यू से, केमिस्ट्री में तो प्लस क्यू टू माइनस। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है, म्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये नोट कर लिया ना। म्यू कैलकुलेट करते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। यूनिट वगैरह लिखवा दूं? चलो यूनिट भी लिख लो। यूनिट होगी इसकी, हाँ क्या, डी डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस लेंगे बीच वाली। तो बता दो उसको टाइम, लेट थोड़ी हो रहा है कोई, आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है। अरे इसकी यूनिट में कैसे भूल गए, डिबाई होती है सर, डिबाई। चलो अब यूनिट होती है इसकी डिबाई, क्या नाम है, डिबाई। डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डिबाई, डी बाई। इसमें चार्ज जो है वो ESU यूनिट में लेते हैं और डिस्टेंस जो है वो लेते हैं सेंटीमीटर में। तब ये जो यूनिट आती है वो किस में आती है, डिबाई में। चार्ज किस में लेते हैं, ESU में, और ये किस में लेते हैं, डी सेंटीमीटर में। MKS में चार्ज किस में लिया जाता है, चार्ज किस में लिया जाता है MKS में, अरे मतलब यूनिट क्या लेते हैं, कूलम्स में लेते हैं ना। चार्ज किस में लेते हैं, कूलम। इसमें किस में ले रहे हैं, ESU में और सेंटीमीटर, और ये CGS यूनिट है, यानी कि ये डिबाई कैसी यूनिट हो गई, CGS। क्या, अरे वो सब की जरूरत नहीं है, इतनी फिजिक्स थोड़ी करनी है अपने को, इतनी फिजिक्स नहीं करनी है अपने को। चलो क्या, अब देखो ध्यान से, प्लस का साइन है, टेढ़ा दिख रहा है, ऐसे मत करो। डिबाई को ऐसे डी से भी डिनोट करते हैं, डी भी लिखा होगा। अब देखो ध्यान से, अपने को क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डाइपोल मोमेंट कोई कैलकुलेट नहीं करना है अपने को, Q मल्टीप्लाइड बाई डी, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। दो मॉलिक्यूल दे दिए, किसका ज्यादा किसका कम, दो मॉलिक्यूल दे देंगे, किसका जीरो होगा किसका नॉन जीरो होगा, इस तरीके से क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग CO2 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखते हैं तो CO2 मॉलिक्यूल होता है लीनियर, ठीक है। अभी ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, पढ़ाऊंगी, फिर डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए मैं ज्योमेट्री खुद से बता दे रही हूँ। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है मॉलिक्यूल की, लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियरली अरेंज्ड है, ठीक। अब आप बोलोगे यहाँ पे डाइपोल कैसे बनेगा, पहले डाइपोल बना के दिखा दूं आपको। पहले सिंपल मॉलिक्यूल में देख लो, जैसे मान लो HF का मॉलिक्यूल है, तो HF में डाइपोल कैसे डेवलप होगा, फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसमें डेवलप होगा। पोलर कोवेलेंट में ये एग्जांपल लिया था हमने HF का, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होंगे। अब ये चार्ज इक्वल और ऑपोजिट होंगे, एक पे प्लस एक पे माइनस, और बॉन्ड लेंथ जो है वो डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, तो ये सिस्टम क्या बना लेगा, डाइपोल। क्या बना लेगा ये सिस्टम, डाइपोल। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखते हैं CO2 में किस तरीके से डाइपोल बनेंगे।
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है। तो कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, फिर लिखिएगा कि इस ऑक्सीजन की वजह से अगर इसमें डेल पॉजिटिव डेवलप होता है, इसमें डेल नेगेटिव, है ना। अब मैंने बोला डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, प्लस टू माइनस। तो एक डाइपोल म्यू का बन जाएगा कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, ठीक। इसी तरीके से इधर प्लस और इधर माइनस, तो दूसरा डाइपोल बन जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस केस में दो डाइपोल ऐसे बनेंगे जो इक्वल और अपोजिट होंगे। दो वेक्टर्स जब इक्वल और अपोजिट होते हैं, 180 के एंगल पे होते हैं, वो कितने एंगल पे होते हैं, 180 के एंगल पे, तो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट म्यू, म्यू नेट क्या बन जाएगा, 0। याद है आपको, ये तो याद ही होगा ना वेक्टर में। अभी बताते हैं ना, एंगल चेंज करेंगे तो नोट करो इसको। बात कुछ समझ में आ रही है क्या। दो डाइपोल जो कि इक्वल थे, इक्वल क्यों हुए, क्योंकि इधर भी CO का बन रहा है, इधर भी CO का बन रहा है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, लीनियर अरेंजमेंट है, तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर लग गए, है ना। दो वेक्टर इक्वल और अपोजिट हैं बिल्कुल 180 पे, तो नेट क्या आ जाएगा, 0। दोनों डाइपोल को म्यू म्यू बोल दिया मैंने, तो म्यू नेट क्या आ गया, 0। क्लियर है बात। और एग्जाम्पल ले लें, चलिए और लेते हैं। क्या हुआ बोलो, 8 नहीं, डेल 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 पार्शियल चार्ज। शैतानी मत करो तुम लोग। मान लो मैंने ले लिया BCl3 मॉलिक्यूल, ध्यान दो बोर्ड पे ध्यान दो, अब पहले समझो फिर लिखना। BCl3 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ ऐसी होती है। ट्रायंगल देखा है आपने, सब नहीं देखा होगा, है ना। ट्रायंगल, अगर बोरॉन यहाँ पे सेंटर में हो और Cl यहाँ अरेंज हो, ठीक है, ये रहा बोरॉन और 3 Cl, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl इधर, ऐसे अटैच है ना, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये ऊपर से इस तरीके से दिखती है, B यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Cl, ठीक। ट्राइगोनल जो प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसमें जो एंगल होता है, इसमें ये होता है 120 डिग्री। कितने का होता है, 120 डिग्री। अब ध्यान से देखो, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और Cl की ज्यादा होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ बनेंगे, ये बोरॉन है, इस पे पॉजिटिव बनेगा और इस पे क्या बनेगा, नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। तो 3 डाइपोल बन गए और तीनों क्योंकि BCl 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 के बीच में बन रहे हैं, तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस सेम आएगा, तो तीनों का जो म्यू होगा वो सेम होगा। तो इसको भी म्यू ले लो, इसको भी म्यू ले लो, इसको भी म्यू ले लो। इसका मतलब आपने 3 वेक्टर 120 पे लगा दिए, एक म्यू ये डायरेक्शन, एक म्यू ये डायरेक्शन, एक म्यू ये डायरेक्शन। 3 वेक्टर अगर 120 पे लगा दिए हैं तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, इक्वल वेक्टर।
0 पक्का? अरे मैं तो पूछ रही हूँ आपको, आपका आंसर 0 तो आप 0 पे फर्म रहिए। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? वेक्टर पढ़ लिया है ना आपने? वेक्टर पढ़ा है कि नहीं? पढ़ लिया है? दो इक्वल वेक्टर 120 पे हो तो रिजल्टेंट क्या होगा? मान लो वेक्टर की वैल्यू 5 है तो रिजल्टेंट क्या होगा 120 पे? फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का? तुम फिजिक्स करवाओगे तुम लोग, रिजल्टेंट क्या होता है? हम जो नीचे की तरफ जो है उनका स्ट्रेट लाइन आएगा नीचे की और वो कैंसिल हो जाएगा। क्या आता है? 2ab cos थीटा या ab cos थीटा? 2ab cos थीटा। अगर मान लो एक है आपका म्यू, दूसरा है म्यू, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? cos 120 की वैल्यू -1/2 पक्का? पक्का बोलना भाई। -1/2 आ गई इसकी वैल्यू, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू स्क्वायर, तो म्यू आ जाएगी, है ना? दो इक्वल और अपोजिट, दो इक्वल वेक्टर अगर 120 के एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? मतलब जो इंडिविजुअल वेक्टर है उतना ही आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं बोलूं तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये म्यू है, ये म्यू है, तो ये रिजल्टेंट म्यू लग गया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये दोनों 180 पे। तारुष, वन 180 डिग्री पे दिखाई दे रहे हैं? तो दो वेक्टर जो 120 पे हैं उनका रिजल्टेंट उनके बीच में 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, जिसकी वैल्यू म्यू ही आ रही है, फॉर्मूला से कैलकुलेट किया सेम वैल्यू आई। तो अब ये वाला वेक्टर, इसका रिजल्टेंट तो ये बन गया, ये वेक्टर, और ये जो तीसरा वाला वेक्टर था, थर्ड था, वो दोनों एक दूसरे को 180 पे हैं, इक्वल हैं, तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल म्यू नेट क्या बन जाएगा? इस केस में भी क्या बन गया? और क्या, नोट नहीं करना? क्या बातें कर रहे थे? नोट करो, मैं इससे बात कर। इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, मस्ती चल रही है। ये लोग नोट कर लें। फॉर्मूला समझ में नहीं आया या ये कैसे निकाला? डायग्राम नहीं आया? डायग्राम बता दो, तुम लोग नोट कर लो बस फटाफट। विश्वेंद्र ने कर लिया? कर पा रहे सब लोग? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कौन बोल रहा है टाइम टाइम? कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है टाइम टाइम?
क्या दिख रहा है? ये कौन सा कंपाउंड है? सिस और ट्रांस बना दिया ना मैंने। ये क्या है? ये ट्रांस है पक्का? ठीक, अब ध्यान से देखो इसमें कैसे देखेंगे डाइपोल कैसे कैसे बनेगा। इसमें डाइपोल हम लोग देखते हैं, अगर मान लो ये कार्बन है और हाइड्रोजन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो जरा, टेबल है किसी के पास? कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। ठीक, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी 2.5 है, तो एक डाइपोल इधर बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक, अगर यहाँ पे बोले कार्बन और हाइड्रोजन, तो एक डाइपोल इधर बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो इधर बन जाएगा एक डाइपोल। ये दोनों डाइपोल वैसे आपको स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहे हैं, पर लगभग ये क्या होंगे, लगभग अपोजिट होंगे, इस तरीके से। ये दोनों डाइपोल ऐसे इक्वल और अपोजिट है। क्या है? इक्वल और अपोजिट। तो ये क्या कर देंगे, इनका इफेक्ट तो नेट क्या हो जाएगा, 0। यही सेम केस यहाँ पे भी दिखेगा। सी और बी आर में बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक वेक्टर इधर हो जाएगा और एक वेक्टर, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है ना। तो म्यू नेट, इसका भी नेट क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे 180 पे, तो क्या हो जाएगा, इसका भी नेट 0 और इसका भी नेट क्या हो गया, इसमें इन दो वेक्टर का भी 0, इन दो वेक्टर का भी 0। तो ट्रांस के केस में म्यू नेट, ट्रांस के केस में याद भी रखना आपको, 0 आता है। ट्रांस के केस में क्या आएगा, 0। अब बोलते हैं सिस की बात करते हैं। सिस में अगर देखो तो एक वेक्टर इधर की तरफ बनेगा, एक वेक्टर इधर की तरफ, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है। अगर एक पॉइंट से मिलते हुए मान लो मैं, एक पॉइंट से मिलते हुए मान लो, तो इसका रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा। दो वेक्टर अगर ऐसे ऐसे हैं तो रिजल्टेंट कहीं बीच में लगेगा, ऐसे सोच सकते हैं अपन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा ना, अगर ऐसे सोच रहे हैं ये दोनों, इन दोनों का यहाँ बीच में कहीं आएगा रिजल्टेंट। और अगर मैं बोलूं कार्बन और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कम है, इसकी क्या है, ज्यादा। तो एक वेक्टर इधर की तरफ बनेगा, एक वेक्टर इधर की तरफ, इसका भी रिजल्टेंट कहीं ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना। दो वेक्टर अगर ऐसे हैं तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ही लगेगा, तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, यानी वेक्टर क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, ऊपर की तरफ ही क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे वेक्टर अगर ऐड हो रहे हैं, 4 के 4 वेक्टर ऐड हो रहे हैं किसी भी एंगल पे, बहुत एंगल से अभी अपने को मतलब नहीं है, 180 नहीं बन रहा है, 180 बनता तो कैंसिल आउट हो जाता, बाकी किसी पे तो कुछ तो वैल्यू आएगी ना। और सबके सब ऐड अप हो रहे हैं, सब अगर ऐड हो रहे हैं तो ऊपर की तरफ कुछ वैल्यू तो बनेगी। तो इस बोलते हैं कि जो सिस होता है उसमें म्यू नेट की कुछ वैल्यू आती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन जीरो, और ट्रांस को क्या बोलते हैं, 0। किसी भी कंपाउंड का अगर सिस फॉर्म है और ट्रांस फॉर्म है, तो ट्रांस फॉर्म में म्यू नेट क्या होगा, 0, और सिस फॉर्म में म्यू नेट क्या होगा, नॉन जीरो। तो क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं,
ऐसा बोल सकते हैं? एक का तो 0 है तो कम हो गया, जिसका नॉन जीरो। हाँ, परिकल्पना नहीं है केमिस्ट्री में उसकी। तो भी इक्वल नहीं है तो कुछ तो रिजल्टेंट आएगा ही। क्वेश्चन में आएगा ज्यादा कम, जीरो नॉन जीरो, तो अपन कंपेयर कर लेंगे। अपने को ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव वैसे नहीं सोचना, निकालना नहीं। निकालोगे? चलिए आज की क्लास करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके ढेर सारे करेंगे एग्जाम। इजी है, इतना टफ नहीं है ये।